अपने ड्रीम को लिखिए कि मैं नेक्स्ट 5 साल में मेरा ड्रीम क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूँ। जो लॉजिक मैं बताऊंगा, हो सकता है वो लॉजिक आप अपने लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करें तो मैं गारंटी के साथ 100% बोल सकता हूँ कि कोई शक्ति आपके उस ड्रीम को नहीं रोक सकती है। पूरी कायनात आपका सहायता करेगी उसको अचीव करने में। बिजनेस कोई एक स्ट्रेटजी या एक उससे नहीं चलता है, इट्स ए टोटल इकोसिस्टम। तो आजकल तो कोई 1 रुपया कमाता है, उसमें से 1 रुपया 10 पैसा खर्चा करता है। मेरी लाइफ में प्लान भी नहीं है, मेरी लाइफ में मेरा प्लान भी मेरा खोपड़ी है। सबसे बड़ा जो नशा है वो सक्सेस है। मेरे दादाजी बोलते थे पैसा कमाना ईजी है, पैसा को संभालना मुश्किल है। मेरे को लगता है कायनात ने बनाया ही है कि जितनी आप सेक्रीफाइस करोगे, दुख को गले लगा, तकदीर तेरे कदमों में होगी। असाधारण आदमी असाधारण काम नहीं करता है, बहुत साधारण आदमी असाधारण काम करता है। हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका एक्सप्रेस कैफ़े के इस नए एपिसोड में। और इस बार इस एपिसोड में एक ख़ास शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसको एक केस स्टडी माना जा सकता है। एक ऐसी केस स्टडी जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने एक छोटी सी शुरुआत की और बड़ी तक पहुँचे। और बड़ी तक यूं ही रातों रात नहीं पहुँचे, बल्कि 2-3 बार फेल हुए, उन फेलुअर से सीखा और आगे बढ़ने का जज्बा नहीं खोया। नाम है रामचंद्र अग्रवाल। इनको विशाल मेगा मार्ट और अब V2 रिटेल के मालिक, फाउंडर के नाम से इनका इंट्रोडक्शन है। इनसे जानेंगे कि ज़िंदगी में बड़ा सोचना कितना इम्पोर्टेंट है, अगर फेल्योर मिले तो फिर से उठ खड़ा होना कितना इम्पोर्टेंट है, और जीवन में पॉजिटिव होना कितना ज़रूरी है। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि रामचंद्र अग्रवाल जब छोटे थे तो इनका शरीर पोलियो से इन्फेक्टेड हो गया और आज भी वो क्रचर्स पे चलते हैं, मगर अपनी पहचान अपनी अपंगता से नहीं दिखाते हैं, बल्कि अपने नाम से दिखाते हैं जो इन्होंने अपने बिजनेस में कमाया। हमारी दिलचस्पी इनके बिजनेस से में कम, बल्कि इनकी लाइफ की सक्सेस में और इनके फेलियर्स में ज़्यादा रहेगी। स्वागत है रामचंद्र अग्रवाल जी, हमें समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। सर, हमारे इस पॉडकास्ट का मकसद बहुत सिंपल है। हम लोग इस पॉडकास्ट के ज़रिए आम इंसान तक पहुंचना चाहते हैं। आपकी लाइफ जर्नी, आपके लाइफ के इवेंट्स को जब मैंने देखा तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि आपने हिम्मत नहीं हारी। जो सफ़र 1980 के दशक में एक फ़ोटोकॉपी मशीन से शुरू हुआ था, वो आप 5,000-6,000 करोड़ की वैल्यूएशन की कंपनी तक ले आए, वो भी एक नहीं 2-2 बार। आप फेल भी हुए, पर आपके पूरे लाइफ जर्नी के बारे में जब मैंने जाना पड़ा, तो मुझे लगा कि आप में वो गजब की हिम्मत है, वो इंस्टिंक्ट है कि कोई बात नहीं, मैं हार गया, मैं दोबारा करूँगा, और आप दोबारा सफल हुए। सबसे पहले तो मुझे आप अपनी लाइफ का क्या फ़िलॉसफ़ी है आपकी, क्या सोच रखते हैं आप? और ये पूरा सफ़र जो है 30-35 सालों का आपका बिज़नेस का, उसको आपने कैसे तय किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि मेरा पर्पज़ ये पॉडकास्ट करने का भी यही है जो आप बोल रहे हैं कि दुनिया में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ़ है, हाँ, और ये कायनात है, इसको और खूबसूरत कैसे बनाया जाए। और मैं जो भी दोस्तों ये जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले बहुत आप रिसेप्शन के मोड में आ जाइए, रिसेप्टिव मोड में आ जाइए और एक कॉपी पेन लीजिए, और हो सकता है आप अपने ड्रीम को लिखिए कि मैं नेक्स्ट 5 साल में मेरा ड्रीम क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूँ। मेरे को गाड़ी हासिल करना है, मेरे को फ्लैट खरीदना है, मेरे को बड़ा घर बनाना है, मेरे को शादी करनी है, मेरे को नौकरी में 25,000 से 5 लाख तक का सफ़र तय करना है। तो वो जॉट डाउन करिए, और हो सकता है मैं जो पॉडकास्ट में जो बोलूँगा उसमें से कुछ पॉइंट आप अपने लाइफ में अगर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि मैं डेस्टिनी को और बिलीफ को नहीं मानता हूँ, मैं साइंस को और लॉजिक को मानता हूँ। हुँ। तो और जो लॉजिक मैं बताऊँगा, हो सकता है वो लॉजिक आप अपने लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करें, तो मैं गारंटी के साथ 100% बोल सकता हूँ कि कोई शक्ति आपके उस ड्रीम को नहीं रोक सकती है। पूरी कायनात आपका सहायता करेगी उसको अचीव करने में। आपने पूछा कि भई आज इतना लड़ के, तो मैं पिछले जन्म और अगले जन्म पे विश्वास नहीं करता हूँ। मेरे को नहीं मालूम है मैं पिछले जन्म में था, नहीं था, हुँ। मैं कहाँ से इस पृथ्वी पे आया और मैं अगले जन्म में क्या बनूँगा, अगला जन्म है, नहीं है।
मेरी पूरी फिलॉसफी है कि भैया मैं इस जन्म को मानता हूँ कि इस जन्म में मेरे को मनुष्य का जीवन मिला है, जिसको एक दिमाग मिला है। और मेरा थ्योरी है कि इस जन्म में मैं अपना जीवन, इस सोसाइटी का लाइफ और ओवरऑल ह्यूमैनिटी का लाइफ कैसे अच्छा कर सकता हूँ, उसमें क्या डिफरेंस पैदा कर सकता हूँ। तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता हूँ जिसका नाम अल्टीमेट रिवॉल्यूशन है। अच्छा। तो वो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा ध्येय यही है कि एक इंडिविजुअल, जिसका मेरा स्लोगन है कि एवरी डे ट्राइंग टू बी ए बेटर पर्सन एंड ट्राइंग टू मेक द सोसाइटी और ट्राइंग टू मेक द ह्यूमन मोर हैप्पी। तो पूरा पूरा फिलॉसफी उसके तहत है और उसके तहत ही मैं इतने डिसिप्लिन से जीता हूँ। हाँ, मेरा उसमें 7-8 फंडा है कि जीवन में क्या-क्या करने से आपका ड्रीम पूरा होगा और आपको ईश्वर इतना सक्षम बनाएगा जिससे कि आप कायनात को भी और खूबसूरत बना सकें। ठीक है, शुरुआत एकदम शुरुआत से करते हैं, क्योंकि आप में आपके पूरे किरदार की जो दिलचस्पी है और जिस जिस एक चीज़ से हर इंसान आपसे रिलेट कर सकता है वो है स्ट्रगल, जिसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई। कोलकाता में आप रहते थे। जो एक फ़ोटोकॉपी मशीन लगाने का जो निर्णय था, क्या था? उसके पीछे की क्या सोच थी? आप उस समय क्या कर रहे थे? और कैसे आपने वेंचर आउट किया कि मैं एक फ़ोटोकॉपी की मशीन लगाता हूँ सबसे पहले? पहले उस एनेक्डोट को मुझसे शेयर करिए। मैं उसके पहले से भी आपसे बात करता हूँ कि बचपन में 4 साल की एज में पोलियो हो गया था। तो लेकिन कभी भी मेरे को मेरे जीवन में मालूम नहीं ये डीएनए का पार्ट था या मेरे को ऐसा एनवायरनमेंट मिला या मेरा कोई एफर्ट था, लेकिन मेरे को कभी भी कोई कमी नहीं लगी मेरे अंदर। और मैं बचपन से ही एक आम आदमी से ज़्यादा मैंने सक्षम था। जो बच्चे खेलते थे उनमें मैं सबसे लीडर था। मैं हर गेम खेलता था, क्रिकेट खेलता था, बैडमिंटन खेलता था, हाँ, काइट फ्लाइंग करता था, चैंपियन था बहुत सारे गेम में, कैप्टन था क्रिकेट टीम का। मैं बैटिंग करता था, मेरे बगल में कोई दौड़ता था मेरे बदले में। तो मैंने अभी कभी भी कमी मेरे अंदर मैंने फ़ील नहीं की। कॉलेज में मेरे को याद है कि एक बार कॉलेज में हमारे यहाँ लोड शेडिंग हो जाता था। मेरा स्कूल में 8-9 में मैं पढ़ता था। तो मैं बालकृष्ण विट्ठलनाथ विद्यालय में पढ़ता था। तो वहाँ पे डेली लोड शेडिंग हो जाता था। लोड शेडिंग होते ही स्कूल की छुट्टी कर देते थे। तो वहाँ मैंने सब बच्चों को इकट्ठा करके एक दिन स्ट्राइक किया, कॉलेज के मैनेजमेंट को ही बताने के लिए, 9 क्लास का बच्चा, और कि भई आपने को ऐसे छुट्टी करने से हमारी पढ़ाई का क्या होगा आगे। तो उस समय से मैं इतना रिएक्टिव था। और फिर मेरा सेंट जेवियर्स कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। सेंट जेवियर्स कॉलेज से मैं फिर सवेरे नौकरी करने जाता था, सवेरे कॉलेज जाता था, दोपहर में नौकरी करने क्या जाता नौकरी था। करते थे आप? मैं शुरू में मेरा जीवन चालू हुआ था नौकरी से, क्योंकि पापा की छोटी-सी दुकान थी, घर खर्चा भी नहीं चलता था। दोनों भाई, चाचा, पापा वहाँ दुकान में बैठते थे। तो मैं बोला नहीं, मेरा कोई वैल्यू नहीं है वहाँ बैठ के। तो मैंने बोला मैं नौकरी करूँगा, और बड़ा मेरा बचपन से था कि मैं तो रिवॉल्यूशनरी हूँ, मैं देश के लिए कुछ करूँगा। हाँ, मेरा बचपन से ही मालूम नहीं ये डीएनए में होता है या ईश्वर ने जो ये नाटक बनाया है उसमें हर आदमी को रोल दिया है। तो मेरा सोच शुरू से ही वैसा ही था कि भैया मेरे को लोगों के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है। तो मैं सोचता था मेरा 300-500 रुपया महीना आने लग जाए, मैं तो अपना जीवन पूरा देश की सेवा में लगाऊँगा। तो मैंने नौकरी की, तो फिर धीरे-धीरे लगा कि मैं कोई डिफ़रेंस पैदा नहीं, बच्चा का इतना बुद्धि नहीं होता है। तो फिर मेरे को लगा नौकरी में मेरे सपने पूरे नहीं होंगे। तो मैंने एक छोटी-सी 50 स्क्वायर फीट की दुकान की, भाड़े में ली वो दुकान। और फिर वहाँ पे मैंने पहले फ़ोटोकॉपियर किया, फिर कोको कोला वगैरह घर से फ्रिज ले आया, घर से फ्रिज लाके कोको कोला वाला बेचना चालू किया, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। फिर उस समय फैब्रिक से लोग रेडीमेड की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। अच्छा। तो मैंने रेडीमेड का बिज़नेस चालू किया। ये 1986 की बात है, मेरे पापा की डेथ हो चुकी थी। तो कुछ महीने पहले मेरे पापा की डेथ हुई, फिर मैंने ये काम चालू किया। तो शुरू से ये जो भी काम करता था बहुत एग्रेशन के साथ करता था, अच्छा। एफर्ट लगाता था, पूरा जान लगाता था कि भई हाँ, कैसे इसमें मैक्सिमम एफर्ट करके आगे आया जाए। तो धीरे-धीरे उस समय रेडीमेड का प्रचलन था, सबसे सस्ता माल खरीदना। हाँ, और फैशन का थोड़ा नॉलेज था, तो शुरू से खुद को कपड़े पहनने का शौक था, तो फैशन का नॉलेज था, तो अच्छे-अच्छे कपड़े लाके और एकदम सस्ते दाम में कैश पेमेंट में खरीदना और उसको सस्ते में बेचना। तो वहाँ से मैंने चालू की, धीरे-धीरे वो दुकान 50 स्क्वायर फीट की। हाँ, 1 साल में उसका हाईएस्ट सेल हुआ था 1 करोड़ रुपया, जो कि मेरे ख्याल से वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड है अच्छा। पर स्क्वायर फीट सेल में। और मेरे को याद है जिस दिन मेरा 1 लाख रुपया का पूजा के टाइम में उस दुकान से, छोटी-सी दुकान से सेल हुआ था, मैं घर में रसगुल्ले की हंडी लेके आया था।
और लोग बोलते हैं तरक्की करना, इतने छोटे पैसे में मैं तरक्की कैसे करूँ? तो आपको हर अच्छी चीज़, मैं जो बोला कि मैं समझता हूँ कि ये एक ही लाइफ़ है और इसमें आपको एफ़र्ट करना पड़ता है। आप 2 तरह का जीवन है, एक तो एकदम डिसिप्लिन्ड और जो मैं बातें कर रहा हूँ, हाँ, वो अच्छाई, हुँ, ईमानदारी, मेहनत, टेक्नोलॉजी, वो सब करके आप उस नाटक में नमस्ते करवा सकते हो पब्लिक से। हुँ, हाँ, आप अच्छा जीवन जी सकते हो। हुँ, हाँ, आपके लिए तालियाँ बज सकती है उस नाटक में। हुँ, और एक है कि उस नाटक में आप ऐसा रोल करो जिसमें कुछ भी एफर्ट नहीं है। हुँ, हाँ, पेड़ के नीचे सोना है, खा-खा के मोटा हो जाना है, कसरत नहीं करना है, हुँ। काम के लिए एफर्ट नहीं करना है, बिज़नेस के लिए एफर्ट नहीं करना है। तो वो एक जीवन है, वो भी टफ जीवन है, मैं उसको भी माने ईज़ी जीवन नहीं मानता हूँ। और ये मैं जो जीवन जिया हूँ, ये भी टफ है, हार्ड तो दोनों ही है। एक ईज़ी हार्ड है, ये हार्ड हार्ड है। मुझे ये जानने में बड़ी दिलचस्पी है अग्रवाल जी कि आपने उस बाज़ार की नब्ज़ को इतने बारीकी से, इतने महीन तरीके से कैसे पकड़ा कि आपने जो कोलकाता में पहला स्टोर खोला, उसमें कहा जाता है कि आपने एकदम डिस्प्ले लगा दिया, कस्टमर आए, अपने आप चुने, अपने आप ले जाए। वहाँ दुकानदार का इंटरवेंशन बहुत कम है, बस काउंटर पे एक बंदा बैठा है, आप हैंगर से कपड़ा उठा के लाइए और काउंटर पे ले देखिए, जाइए। ये क्वेश्चन मेरे से बहुत लोग हुँ, करते हैं और यही सेम चीज़ और आपने। इसका बहुत सारा जवाब होता है, हुँ, लेकिन मैं इसमें जो मानता हूँ ना, हुँ, कि मैं मानता हूँ कि बिज़नेस कोई एक स्ट्रेटजी या एक उससे नहीं चलता है, इट्स अ टोटल इकोसिस्टम। हुँ, तो उसमें इकोसिस्टम में बिज़नेस के कुछ फंडामेंटल्स हैं और उसमें 60-70% आपका चरित्र, हुँ, आपका बिहेवियर, हुँ, हाँ, आपका करैक्टर, हुँ, हाँ, आप कैसे हो? हुँ, आपके आपके स्वभाव में क्या फ्रेग्रेंस है? आपकी क्या पॉलिसी है? हुँ, आपकी इंटीग्रिटी क्या है? हुँ, हाँ, आप कितना एफर्ट कर रहे हो? अब सबसे ज़्यादा मैं जिसको बोलता हूँ क्वालिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, हुँ, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। हुँ, अपने सब सोचते हैं कि भई मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, ये सारी चीज़ें हैं, ये एक पार्ट है जो मैं मानता हूँ 30% है। हुँ, 70% आपकी पर्सनैलिटी है। हुँ, हाँ, आप अपने डिसीज़न से कितने बायस्ड हो, हुँ, आप कितने क्विक डिसीज़न्स लेते हो, हुँ, हाँ? आप अपने आप को कितना नम्र रखते हो, आप अपने स्टेक होल्डर जो इन्वेस्टर है, जो आपके एम्प्लॉइज़ है, जो आपके वेंडर्स है, हुँ, हाँ? उनके साथ कैसा व्यवहार करते हो, हुँ, हाँ? सारा चीज़ आपके व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप एज़ ए ह्यूमन बीइंग अच्छे नहीं हो, हाँ? आप डिसिप्लिन नहीं हो, 9 बजे की जगह 10 बजे जा रहे हो, हाँ, आप क्विक डिसीजन नहीं ले रहे हो, सारे डिसीजन आपके पड़े हुए हैं। आप काम को सही डेलीगेशन नहीं कर रहे हो, आप एक अच्छे लीडर नहीं हो, आप एक अपना जो प्रोसेसेस है, उस पे डेली वर्क नहीं कर रहे हो कि प्रोसेसेस हुँ, कैसे होने चाहिए। हुँ, तो सारा आपका जो बिज़नेस का सक्सेस है, वो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर निर्भर करता है हुँ, और 30% मैं बताऊँगा कि कुछ बिज़नेस के ट्रेड्स हैं, हाँ, जिससे कि आपका बिज़नेस निर्भर करता है। लेकिन 70% आपकी खुद की पर्सनैलिटी, मैं बोलता हूँ कि आपका जो डेस्टिनी है, वो आप लिख रहे हो। आप सोचते हो कोई ऊपर पे बैठ के लिख रहा है आपका डेस्टिनी। मैं मानता हूँ कि डेस्टिनी आपके हाथ में है। हुँ, आप कितना एफर्ट कर रहे हो और आप ये जो मैं पॉइंट सारे बता रहा हूँ, वो पॉइंट में आप अपने आप को रेटिंग करना। हुँ, जो ये पॉडकास्ट के बाद जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, उस पॉइंट में आप अपने आप को रेटिंग करो। अगर 10 में से 6 नंबर भी आपको मिल रहे हैं, तो मेरा गारंटी है आप जो सपना 5 साल के लिए देख रहे हो, लिख लो कि मैं 5 साल में कहाँ पहुँचना चाहता हूँ। हुँ, आप 100% वो सपना आप अचीव करोगे, चाहे आपके डेस्टिनी में लिखा है या नहीं लिखा है। हुँ, मैं एश्योर करके लिख के दे सकता हुँ। ठीक है, तो आपकी डेस्टिनी पे जब मेरी नज़र जाती है, तो आपका बढ़िया बना-बनाया बिज़नेस कोलकाता में सेट हो गया था। आपने बताया कि एक दिन में 1 लाख रुपए की सेल हुई। फिर अचानक से आपको सब कुछ छोड़ना पड़ा। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इंसान ऊँचाई पे जाता है तो फिर उसके गिरने के खतरे भी होते हैं। ये पूरा माइंडसेट मैं आपका जानना चाह रहा हूँ कि जब आपका बना-बनाया बिज़नेस 2000 तक चल रहा था कोलकाता में, फिर आपको दिल्ली आना पड़ा। क्या वजह रही थी? कितना बड़ा सेटबैक था आपके लिए? और उस टाइम पर आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या था? वो मैं समझना चाह रहा हूँ। इसके पीछे देखिए बीच का 2-3 और एपिसोड है, हुँ, जो मैं जब मेरी ये दुकान बहुत अच्छी चलने लग गई, तो फिर मैं एग्ज़ीबिशन कम सेल लगाने लग गया फैशन गारमेंट्स का। अच्छा। हाँ, मैंने देखा कि भैया एक एग्ज़ीबिशन कम सेल लगाते थे गोकुलदास एक्सपोर्ट वाले। हुँ, मैंने देखा ये तो अच्छा बिज़नेस है, वो लोग सरप्लस का जो उनका एक्सपोर्ट सरप्लस का माल था, हुँ, वो लोग लाके सस्ते में एग्ज़ीबिशन में बेच देते थे, भीड़ लगती थी। हुँ, तो मैंने देखा ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, हुँ, तो मैंने सीखा वहाँ से। हुँ। फिर मैंने भी एग्ज़ीबिशन लगाना चालू कर दिया वहाँ कलकत्ता में। अच्छा। हाँ, तो पूजा और चैत्रों का वहाँ सेल होता था, तो उस समय मैं भी
ये जितनी बड़ी कंपनी आती, रैंगलर, ली, बड़ी-बड़ी कंपनियों का मैं माल खरीदता था और बल्क में जो उनका माल फँस जाता था या फैशन ऑब्सोलीट हो जाता था या थोड़ा डिफेक्ट हो जाता था, मैं बल्क में खरीद के और उसको एकदम कम मार्जिन में बेच देता था। अच्छा। तो यहाँ एक सबक सबके लिए है कि रिस्क आपको लेना पड़ेगा जीवन में। हुँ, तो आपको मैं कैसे बताऊँ कि वहाँ पर मेरी खाली 50 स्क्वायर फीट की दुकान में मैं बॉम्बे गया और मेरे को जीन्स का एक लॉट बहुत पसंद आ गया। हुँ, तो मैंने पूरा लॉट 4000 पीस का लॉट था और मेरी जीन्स की समझ लीजिए 4 पीस 5 पीस की सेल होगी डेली की। लेकिन मैंने 4000 पीस का जीन्स का लॉट खरीद लिया कि भई मेरे को सस्ते में मिल रहा है और मैं सस्ते में बेचूँगा, बेच लूँगा। मेरे पास ना गोडाउन का व्यवस्था, ना कुछ, मैं घर में लाके जहाँ सोता था वहाँ उस रूम में पूरा जीन्स लगा दिया, सजा दिया और फिर उसी जीन्स को मैं जा के दुकानों में भी बेचा कि भई ये जीन्स मैं इतना सस्ता दे रहा हूँ और इस शर्त पे बेचा कि भई आपका नहीं बिके तो मेरे को वापस कर देना। हुँ, और धीरे-धीरे वो क्लिक कर गया। तो अच्छा, ऐसे माने ये सब एक्स्ट्रा एफर्ट आपके होंगे तब वो आप आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। हाँ, तो मैंने ये एफर्ट किया फिर एक्जीबिशन कम, सेल अच्छा चलने लग गया। मैं पैसे हर मंथ डायरी लिखता था, मैं हर मंथ लिखता था मेरे पैसे इतने बढ़ रहे हैं। मैं लिखता था कि आज मेरे इतने पैसे हो गए, मेरे मेरा नेटवर्थ जिसको बोलते हैं, छोटे से उम्र में नेटवर्थ होने लग गई। फिर धीरे-धीरे मैं फिर एक और छलांग लगाई मैंने कि वहाँ पे एक बड़ा सारा टाइगर सिनेमा हॉल था। तो वो वहाँ पे कोई सेल लगी हुई थी। मैं टैक्सी से या गाड़ी से जा रहा था तो मैंने देखा अरे! ये इतना बड़ी जगह है, इतनी भीड़ है सेल में। तो मैं बोला ये सेल की जगह तो मैं लूँगा और उस समय एक समझ लीजिए वो ताजमहल खरीदने टाइप का डिसीज़न अच्छा, था अच्छा। कि इतना कॉस्टली जगह है और मैंने बोला नहीं मेरे को करना है। और वो एक्जीबिशन की जगह मैंने परमानेंट भाड़े में, ऐसे भाड़े में जो कोई वो लेवल का इंसान सोच ही नहीं सकता कि इतने भाड़े की दुकान। हाँ, लेकिन मैंने इतने भाड़े की दुकान उस समय ले ली और उस दुकान में मैं पर स्क्वायर फीट सेल 24 करोड़ की सेल मैंने 3000 स्क्वायर फीट की दुकान में पूरे साल में की। अच्छा। तो वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हुँ, वहाँ मेरी दुकान में लाइन लगती थी। वहाँ हुँ, पे श्री लेदर बोल के बगल में जूता की दुकान थी हुँ, और मेरी कपड़े की दुकान थी। तो पूजा के टाइम में हम लोग लाइन लगा-लगा के घुसाते थे कस्टमर को और अच्छा, निकालते थे। अच्छा। तो ये सब आपको जीवन में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। हाँ, मैं लोग ₹80 पर डे देते थे सेल्समैन को, मैं उसमें से ₹30 ₹40 और एक्स्ट्रा देता था कि भई सब खुश रहे। हम मेरे जो मैनेजमेंट के लोग थे, उनको मैं हर 3 महीना में, 6 महीना में किसी को 10,000 किसी को 20,000 किसी को 50,000 एक्स्ट्रा देता था कि ये लोग मोटिवेटेड होके मेरे लिए अच्छे से परचेजिंग करे, हाँ, माल बेचे, माल करे। तो शेयरिंग ऑफ वेल्थ का शुरू से दिमाग में था कि भैया वेल्थ को जितना शेयर करोगे उतना बढ़ेगा। अच्छा। तो वो लीडरशिप था, वो उनको मोटिवेट करना लोगों को और हुँ, हाँ, फिर उससे वो दुकान से बहुत अच्छी चलने लगी। फिर मेरी कलकत्ते में 4-5 दुकानें हो गई। चारों पाँचों दुकानें अच्छी चलने लग गई। फिर मैंने एक कलकत्ते में वाटर पार्क किया। फिर मेरे 2000 में वहाँ कलकत्ता में क्योंकि इतनी मेरी दुकान चलती थी, तो लोग जलने लगे तो किसी ने पॉलिटिक्स वगैरह करके वहाँ यूनियनबाजी करवा दिया। अच्छा। तो मैंने 6-7 महीने वो मेरे जीवन का पहला सेटबैक था। था। हुँ, हाँ, बड़ा मने निराश हो गया मैं बोला एक मालिक करे क्या? अगर हुँ, अगर उसके इतने सारे स्टाफ अगर यूनियन के लीडर के भड़काने में आने से हाँ, क्योंकि उसका एक ही मकसद था यूनियन लीडर का कि भई पैसा मेरे से कैसे वसूले हाँ, और वो बहका रहा था बच्चों को। तो बहुत 6-7 महीने मैंने लीडर लोग के चक्कर लगाया और बहुत मेहनत की लेकिन कुछ अंत में नहीं निकला। तो मैं बोला अब आपने मेरे को हमेशा से था कि भैया जो है मैं फिर खड़ा कर लूँगा। हुँ, मेरे को कभी भी इतना अटैचमेंट नहीं हुआ। गीता में पढ़ता था कि भैया कभी भी अटैच्ड मत हो किसी भी चीज़ से। कर्म करो पूरा, लेकिन माने अटैच्ड होके मत करो, डिटैच होके करो। तो छोड़ दिया मैंने कलकत्ते की 5वीं दुकान छोड़ के मैं दिल्ली आ गया। हाँ, ये कालीबाग बाग वहाँ चल रहा था। मेरे पास इतना क्रेडिट में लिया हुआ था, ग्रो कर रहा था। तो छोड़ के और मैं दिल्ली आ गया और आप उस समय दिल्ली सबको बोला कि आपका जो पैसा है, मैं एक-एक पैसा वापस चुकाऊँगा। दिल्ली में आके पहली दुकान खोली यहाँ पे साल 2001। 2001 में। हुँ, 2001 या 2 की बात है। तो दिल्ली में रजौरी गार्डन में दुकान खोली विशाल गारमेंट्स के नाम से। बहुत अच्छी चलने लग गई वो। तो क्योंकि दिल्ली में वैल्यू रिटेल में कोई था नहीं, तो बहुत अच्छी चलने लग गई। फिर 2003 में पहला हाइपर मार्केट किया NH8 में, वो अच्छा चलने लग गया। 2007 में IPO किया। IPO 600-700-800 करोड़ के वैल्यूएशन में किया, लेकिन उसका फिर वैल्यू 2000 करोड़ हो गया। तब तो सोचा बस मेरे को याद है ये आपकी ज़िंदगी का दूसरा सेटबैक था। सेटबैक नहीं था, ये दूसरा बड़ी उड़ान थी, जो सीढ़ी मिलती है ना हाँ, साँप और सीढ़ी का गेम होता है, हाँ। तो वहाँ वहाँ पे पे सीढ़ी मिली। सीढ़ी से चढ़ते-चढ़ते पहुँचे टाइगर, टाइगर से वाटर पार्क और ये सीढ़ी पे चढ़ रहा था, फास्ट सीढ़ियाँ मिलती जा रही थी। हाँ। जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हो, ये जीवन ही साँप सीढ़ी का खेल है।
कहीं आपको सांप मिलता है, कहीं आपको सीढ़ियाँ मिलती है। हुँ, तो सीढ़ियाँ मिल रही थी 2000 तक, 2000 में यूनियन प्रॉब्लम आने से समझ लीजिए वहाँ सांप ने काटा, हुँ, काटने से फिर वो सारा क्रेडिट में जितना पैसा वगैरह था वो सब हो गया। फिर यहाँ आए, सबका धीरे-धीरे पैसा चुकाए, वापस सीढ़ी मिली, हुँ, एक नई सीढ़ी मिली जो दिल्ली में और फिर ऑल इंडिया में हमने हाइपर मार्केट खोलना चालू किए। हुँ, आईपीओ के टाइम में एक सीढ़ी और मिली कि भैया प्री आईपीओ में मेरे साथ प्राइवेट इक्विटी वाले जुड़े। हुँ, फिर मैं देखा हूँ कि अगर आप एफर्ट करते हो तो धीरे-धीरे आपका इकोसिस्टम ये जो पूरी कायनात है आपका हेल्प करती है। हुँ, कुछ फाइनेंस वाले लोग जुड़ जाते हैं, कुछ एडवाइज़र जुड़ जाते हैं, कुछ कंसल्टेंट जुड़ जाते हैं, कुछ आपके एम्प्लॉइज़ बुद्धि देते हैं, तो धीरे-धीरे आपके रास्ते खुलते जाते हैं। हुँ, मैं तो ये बोलूँगा जितना आप एफर्ट करोगे जीवन में, हुँ। उतने आपके लिए रास्ते खुलते जाएँगे और आप तरक्की करोगे। तो आपने दिल्ली आकर 2001 से 10 साल करीब-करीब विशाल मेगा मार्ट बनाया और करीब-करीब 2011 में मैंने बेचा विशाल 2000 मेगा मार्ट, तो विशाल मेगा मार्ट बनाया हुँ, और फिर विशाल मेगा मार्ट भी मेरे लिए सीढ़ी थी वहाँ तक पहुँचना हुँ, और 2000 करोड़ का वैल्यू हो गया। मेरे को याद है जब मैं आईपीओ का पहला दिन जब इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस हम लोग का रोड शो होता था, हुँ, तो मैं बोलने में तो उस्ताद शुरू से ही था। हुँ, तो मैंने ऐसी-ऐसी बातें बोली और मैं कभी दिल से बोलता हूँ, कभी भी नाटक करता नहीं हूँ बोलने में, मेरे मन मन से दिल से सच्चाई झलकती है। हुँ, तो मैंने जो बोला लोग बोलने लगे, "अरे! ये तो नया अंबानी पैदा हो गया।" हुँ, हाँ, ये तो माने बहुत आगे जाएगा, अंबानी जी से भी आगे जाएगा। हुँ, हाँ, और मैंने चेष्टा भी वही की, हुँ, लेकिन मैं एकदम एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे अंदर वो मैच्योरिटी नहीं आई थी उस समय, हुँ, तो मैं इतने बड़े बिज़नेस को इतनी स्पीड में मेंटेन नहीं कर पाया। हुँ। जब आप 2011 तक जहाँ तक आप विशाल मेगा मार्ट को ले आए थे 2007 में आईपीओ हुआ हाँ, और 2008 में लेहमैन ब्रदर्स का प्रॉब्लम आया वर्ल्ड इकोनॉमी में। हाँ, तो फिर पूरी ग्लोबल मंदी आई थी। ग्लोबल मंदी आई। हुँ, मैं जितना पैसा रेज़ करना था नहीं कर पाया वो हुँ, पैसा रेज़ वगैरह। हुँ, और मैंने बहुत शॉर्ट टर्म लोन ले लिए थे। हुँ, मने जब मेरा सक्सेस चल रहा था, हुँ, तो बैंक लाइन लगा के आ गए कि हमसे लोन ले लो, हमसे शॉर्ट टर्म ले लो। हुँ, एग्रेसिव था ही, हुँ, कभी जीवन में लगा नहीं था कि भैया कभी मार भी खा सकते हैं। हुँ, तो फिर लोन ले लेके 4-4 फैक्ट्रियाँ कर दी। हुँ, हाँ, और मैं सारे दुनिया में घूम रहा था इन्वेस्टर से मिलने के लिए कि आगे और ग्रोथ करना है। हुँ, तो मेरी 5-6 जो गलतियाँ मैं यहाँ बताना चाहूँगा वो थी कि भैया शॉर्ट टर्म लोन लेना, हुँ, इतने स्पीड में बिज़नेस को ग्रो कराना जो कि मॉडल बहुत अच्छा नहीं हुआ था हुँ, और मैंने ग्रोथ इतना बड़ा चालू कर दिया। हुँ, मेरा प्रोसेसेस इन प्लेस नहीं था, मेरी टीम इन प्लेस नहीं थी। हुँ। हाँ, तो ये सारी गलतियाँ बन के 2008 के बाद बहुत लॉस होने लग गया कंपनी। उस टाइम पे आपने एक्सपेंशन पे ज़्यादा जोर दिया था। एक्सपेंशन पे जोर दिया, यही सब गलती की। हाँ, कितने स्टोर्स उस टाइम पर विशाल मेगा मार्ट के थे? छोटी दुकानें थी और सब मिला के 150 दुकानें करीब हो गई थी। 150 और कितना उस टाइम पे टर्नओवर था आपका एनुअल? मैं जब टीपीजी को हैंडओवर किया, हुँ, तब उस समय मेरा टर्नओवर करीब-करीब 1100 करोड़ था। अच्छा। तो वो फिर प्रॉब्लम आ गया, तो हुँ, फिर अचानक एक दिन लगा कि अरे जब खड़े-खड़े धरती खसक गई जब हुँ, पाँव के नीचे से, हुँ, तो फिर वापस सँभाला अपने आप को। हुँ, जो मेरे ख्याल से 20-25 लाख रुपए महीना वाला जो ऑफ़िस था, हुँ, उसको मेरे को याद है एक दिन मैंने डिसीज़न लिया कि अब खर्चा कम करना है। हुँ। तो 1 मिनट में वो ऑफ़िस से मैंने सब जगह फ़ोन कर दिया कि भैया कल से सबको ऑफ़िस पुराना वाला ऑफ़िस में आना है, जिसका 2 लाख रुपया मैं नकद भाड़ा अच्छा, कॉस्ट कटिंग की हाँ, आपने। कॉस्ट कटिंग किया हुँ, और भयंकर रूप से कॉस्ट कटिंग करके वापस सारी कंसोलिडेशन चालू किया, हुँ, रिपोर्ट्स इन प्लेस की हुँ, और वापस कंपनी को बहुत अच्छे स्टेज पे ले आया मैंने। हुँ, हाँ, फिर क्या हुआ कि बैंकों को लगा कि ये अब इतना रिकवरी में टाइम लगेगा इनको। हुँ, तो उनको लगा कि भैया किसी को बेच दे तो ये बढ़िया है। तो उन्होंने मेरे को प्रेशर देना चालू किया, मेरा पैसा होल्ड करने लग गया बैंक हुँ, कि भई मेरा क्रेडिटर को पैसा टाइम पे नहीं देता था। तो फिर मेरे को लगा कि अब बैंकों का सहायता नहीं मिल रहा है सपोर्ट, हुँ, तो मैंने फिर बेच दिया। आज बहुत मेरा उस समय 1080 करोड़ का या इसके आसपास का टर्नओवर हो गया था। हुँ, फिर मैंने अपने टर्म्स में टीपीजी ने बोला कि आप भई साइन करो कि ये बिज़नेस फिर नहीं करोगे। तो मैंने साइन नहीं किया, मैंने अपने टर्म्स में टीपीजी को बेचा। हुँ, मैंने अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटी सारी बेच दी जिससे कि भई मेरे को याद है मैंने उस एग्रीमेंट में ये भी लिखवाया कि भैया मेरे जो एम्प्लॉइज़ का बोनस है हुँ, वो मार नहीं खाना चाहिए। मैंने एग्रीमेंट में लिखा है कि मेरा जो एक-एक क्रेडिटर है उसका पैसा मिलना चाहिए और मेरे सारे एम्प्लॉयी का बोनस भी मिलना चाहिए। तो हुँ, जब ये साइन करा के इंश्योर किया कि भैया जब वो कंपनी टीपीजे ने लिया तो उसने पहला महीना सबका बोनस दिया, जो कि ड्यू था एम्प्लॉयी का। अच्छा। तो आपको बड़ा माने इरादों का बहुत मजबूत होना चाहिए, पॉलिसीज़ का बहुत मजबूत होना चाहिए। क्या आपके दिमाग में ये नहीं आया कि अब तो बहुत पैसा कमा लिया,
खूब एसेट्स कमा लिया, अब यहाँ से चला जाता हूँ, यूएस चले जाता हूँ, कहीं और चले जाता हूँ। बाकी बिजनेसमैन भी चले जाते हैं। ऐसे ऐसे बिजनेसमैन भी इंडिया में हुए हैं कि बैंकों का लोन लेके चले गए, इन्वेस्टर्स का पैसा लेके चले गए। तो क्या कभी आपके दिमाग में है कि फेल हुआ हूँ मैं और मेरी क्या कंपनी। मालूम फिर वो डीएनए का पार्ट है या कोई भी कारण से मेरा इंटीग्रिटी, मेरा डिसिप्लिन, मेरी ईमानदारी हम्म, मैंने बहुत स्ट्रांग रखी। और मैं सब दुनिया को भी यही बोलूंगा हम्म, कि दुनिया सोचती है यार एक बार तो चोरी कर लो, हम्म, फिर बड़े बन जाएंगे तो ईमानदार बन जाएंगे। हम्म, लेकिन कोई शक्ति ऐसी है दुनिया में, मैंने देखा है मेरे साथ जितने लोगों ने चोरियां की हम्म, या गलत काम किए वो आज भी फकीर के फकीर है। हम्म, और जो भी ईमानदार मेरे साथ लोग थे वो आज बहुत तरक्की किए हैं। तो मैं तो सबको यही राय दूंगा कि अपनी इंटीग्रिटी को मजबूत रखो, मेहनत करो, हम्म, ईमानदारी से करो। और मेरी इंटीग्रिटी और मेरी मेहनत और मेरी ईमानदारी का ये भी है कि मैंने उसी कंपनी को वापस रिवाइव किया जो कंपनी शेल कंपनी हो गई थी। हम्म, जो मैंने कंपनी मेरे पास रह गई हम्म, और पूरा एसेट्स एंड लायबिलिटी मैंने बेच दिया। इस कंपनी में कुछ था ही नहीं, हम्म, केवल 10 करोड़ रुपया मेरे को मिले थे। तो मैं इस कंपनी को मार भी सकता था, हम्म। लेकिन इस कंपनी में मेरे जो 45% के आसपास के शेयर होल्डर थे, मैंने बोला इनको वापस मेरे को इनका हक दिलाना है। फिर आपने शुरू किया V2 रिटेल। फिर वही वी टू कंपनी वही थी, उसका नाम चेंज कर दिया क्योंकि मैंने विशाल नाम बेच दिया था। तो वी टू रिटेल कंपनी का नाम चेंज कर दिया, उसी कंपनी को मैंने रिवाइव किया। पिछले 10। उन 45% शेयर होल्डर का जो जीरो वैल्यू हो गई थी, उनका आज अगर 45% शेयर होल्डर वो आज जो है उनका 3,000 करोड़ का वैल्यू बन गया। तो मैं उस प्रोसेस को जानना चाहता हूँ रामचंद्र जी, कि जो आपने 2011 में आपको जो कंपनी 70 करोड़ में बेचनी पड़ी, उसको आप आज 2025 में कहाँ तक ले आए हैं? क्या-क्या गलतियाँ आपने की जिन पे अभी आपने सुधार किया? वो थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताइए, जो ताकि वो और हाँ, ज़्यादा। मैं ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि जो कभी कंपनी मैंने बेची, आज वो विशाल मेगा मार्ट जो मैंने बेचा, तो उसका फाउंडेशन इतना मजबूत था कि आज वो 50,000 करोड़ की वैल्यू हो गई आज उसकी। और मेरी दूसरी कंपनी जो मैंने चालू की, वो अभी 6,000 करोड़ की है। और मैं अभी जो मैं बोला आपको कि लिखिए आपका गोल क्या है जीवन में, हाँ, और आपका गोल ये सब बातें आप करिए, आपका गोल 100% अचीव होगा। तो मेरा गोल अभी जीवन का यही है कि मैं 1 लाख करोड़ की कंपनी बनाऊँगा 5 साल में अगले इसको। अच्छा। और उस कंपनी से मैं ऐसा सोशल कम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा, एक पार्टी बनाऊंगा जो कि किसी से चंदा नहीं लेगी। वो इस कंपनी के पैसे से ही वो उसके प्रॉफिट से ही वो पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। हाँ, और ये मेरा सपना है 5 साल में। और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि जो मैं जो पॉइंट बनाया हूँ कि मेरे को ये करने से मेरा ये सपना पूरा होगा। और मैं उस सपने के पीछे चल रहा हूँ। मेरे को 100% विश्वास है कि ये सपना पूरा होगा। आपने पॉलिटिकल पार्टी बनाने की बात की, इस पे मैं बाद में आता हूँ। पहले मेरी दिलचस्पी इस बात पे अटक गई है कि जब आपको ये सेटबैक लगा कि अब मुझे अब सब कुछ बेचना पड़ेगा, स्क्रैच से मुझे अपनी बनाई हुई कंपनी बेचनी पड़ेगी, और आपने जिस दोबारा जो कंपनी बनाई V2 रिटेल उसका नाम है, तब ड्राइंग बोर्ड पे बैठकर अपने ड्राइंग रूम में बैठकर पेन पेपर लेकर आपके दिमाग में क्या स्ट्रैटेजी थी, वो मुझे बताइए? मैं अब यहाँ अपना जो साँप काटा उसके बाद का पूरा कहानी बताऊँगा कि 2008 में मेरा कंपनी का पोज़ीशन ख़राब होने लग गया हुँ, और 2011 में मैंने बेचा। ये पीरियड मेरे लिए बहुत ख़राब गया। हुँ, हाँ, जो इनिशियल 8-9 वाला पीरियड था, इस समय मेरे को तो लगा मेरी पूरी दुनिया ढह गई है। तो फिर भी वही बात, फिर मेरी बीवी मेरे को गीता सुनाती थी शाम को पढ़ के। हुँ, हाँ, कविता सुनाती थी कि भैया ये वो हरिवंश राय बच्चन की कविता सुनाती थी। मैं सारा मैनेजमेंट का बुक्स पढ़ता था उस समय, हुँ, हैं, कि भैया क्या गलती रह गई, क्या है? हुँ, तो मेरे को याद है मैं कितनी सारी मेरे पास लिखा हुआ है, कितनी सारी किताबें मैंने पढ़ी। हुँ, और फिर मैं जिम रेगुलर जाता था हुँ, कि स्ट्रेस को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है हुँ, कि आप शारीरिक मेहनत करो। हुँ, तो मैं जिम जाता था। तो और सबसे बड़ी बात है मैं कभी भी गीता में बोलता था कि भैया अटैच मत हो, जो भी करो मेहनत करो जरूर, हुँ, लेकिन उससे पूरा अटैच मत हो। मैं कभी भी इतना अटैच नहीं था बोल के जिंदा बच गया कि भैया चलो, हुँ, मेरे पास मेरे लिए था। और मेरे को अपने ऊपर इतना विश्वास था कि इस खोपड़ी में इतना दम है, हुँ, हाँ, कि फिर खड़ा कर लेंगे। हुँ, उस समय भी मैंने बोला एकदम खड़ा कर लूंगा। हुँ, तो जिस दिन मैं 120 दुकान की चाबी उनको पकड़ाया, हुँ। हाँ, उस समय उनको विश्वास था कि वापस खड़ा कर लूंगा। अच्छा। मेरे से लोग पूछते थे, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि भाई 1 मिनट में अमीर से फकीर हो गया तू तो पूरा। हुँ, हुँ, तेरी 120 दुकानें 1 मिनट में खत्म हो गई। हुँ, मैंने जब वो ट्रांजिशन पीरियड में ही मैंने छोटा-सा ऑफ़िस कर लिया था। हुँ, 8-10 आदमी बैठा के मैंने दूसरे दिन से हुँ, एफर्ट चालू कर दिया हुँ, वी2 रिटेल के लिए। हुँ, और वी2 रिटेल चालू कर दी मैंने। हुँ। अब आते हैं आपकी पॉलिटिकल पार्टी वाली बात पे। क्या है आपकी क्या सोच है? आप क्या करना चाहते हैं? आप एक पैरेलल अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के लिए पार्टी खड़ी करना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप?
ये मेरे ख्याल से बहुत कम लोग मेरे दिमाग में जो है वो समझ पाएँगे। लेकिन अगर कोई कोशिश समझ पाए तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे दिमाग में है कि जिस प्रोसेस एंड जिस सोच के साथ मैं अपनी कंपनी को चला रहा हूँ और वो इतना अच्छा कर रही है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कर रही है। गारमेंट का बिज़नेस, फैशन का बिज़नेस और चेन ऑफ स्टोर चलाना बहुत टफ काम है, इतना ईज़ी काम नहीं है। और मेरे को लग रहा है मेरी कंपनी लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा ग्रोथ किया मेरी कंपनी ने, 60% ग्रोथ किसी भी वैल्यू रिटेल की कंपनी ने नहीं किया। और अभी भी मैं बहुत अच्छा ग्रो कर रहा हूँ। तो सारा मामला है कि फिर वही कि अपने को ये नाटक में अपने को भेजा है किसी ने भी, जो ईश्वर ने या, तो उस नाटक में मैंने अपने को कुछ डिफरेंस पैदा करना है कि, और मेरे को अभी भी लगता है कि अपने को सबको मरना है। 10 साल, 20 साल, 30 साल, सब जो लोग भी, मैं मानता हूँ कि वर्ल्ड के 100 लोग, हुँ। हाँ, वर्ल्ड के 600-700 करोड़ का जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। हाँ, तो मेरे को लगता है क्या चीज़ के पीछे अपने भाग रहे हैं। तो ऐसा हाँ, तो ऐसा हुँ, वहाँ पूरी बात है कि व्यवस्था की, सिस्टम सिस्टम में सिस्टमैटिक रिफ़ॉर्म क्या कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि एक ये जो अपने सोसाइटी बोलते हैं या एक जो ये कायनात बोलते हैं या कि कंट्री बोलते हैं, इसके 3 मेन पिलर्स हैं। एक है इंडिविजुअल, जो अपना शरीर एक-एक सेल से बना है। वो इंडिविजुअल का अगर करैक्टर बढ़िया होगा, हाँ, वो एक अच्छा इंसान होगा, वो मेहनती होगा, वो डिसिप्लिन होगा, वो हेल्दी होगा, हाँ, तो वो एक अच्छा समाज खड़ा कर लेगा। एक समाज है जो एक इंडिविजुअल को सपोर्ट करता है। हाँ, एक अच्छा ऐसा समाज होगा। जापान एक ऐसा समाज किया, सेकंड वर्ल्ड वॉर में खत्म हो गया था जापान, लेकिन वो समाज ऐसा था, इंडिविजुअल इंडिविजुअल ऐसा था, गवर्नमेंट का पॉलिसी ऐसा था। हुँ, तो मेरा मानना है ये तीनों पिलर एक दूसरे के समन्वय में चले। कौन? इंडिविजुअल, सोसाइटी और गवर्नमेंट, ये तीनों अगर एक साथ चले तो एक बहुत स्ट्रांग राष्ट्र का, एक बहुत स्ट्रांग ह्यूमैनिटी का, एक खूबसूरत कायनात का निर्माण हो सकता है। हुँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर एक एक पार्टी ऐसी बने जो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी चलाए, वो पार्टी का एक मुहिम हो कि इंडिविजुअल को हम कैसे सपोर्ट करें जिससे कि वो एक अच्छा इंसान बने। अपने समाज को आप जानते हैं कि समाज में क्या-क्या माने कंसेप्शन है। माने साउथ में आपने सुना होगा बिलीफ्स के ऊपर, मेरा मानना है पूरा सोसाइटी चलना चाहिए लॉजिक एंड साइंस के ऊपर। और अपने चलते हैं बाबा के पीछे भाग रहे हैं। अपने कोई पुराना पर्दा प्रथा, अभी मैं हरियाणा में एक गाँव में गया था, तो वहाँ अभी भी 90% औरतें पर्दा करती है। हाँ, आपने अफ़गानिस्तान का हालत देखिए, वहाँ औरतों को क्या बिलीफ ही तो है, और क्या है? एक बिलीफ है कि हाँ भैया, औरतों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। तो ये जो सोसाइटी के बिलीफ सिस्टम है, इसको कैसे ब्रेक किया जाए? पूरा चीज़ लॉजिक पे कैसे लाया जाए? तो इधर हो गया, फिर वापस वही कि इंडिविजुअल को कैसे मजबूत किया जाए, उसका हेल्थ एंड बॉडी पे कैसे ध्यान दिया जाए? और एक सोसाइटी में ये जो बिलीफ्स हैं, इनको एज़ ए सोसाइटी कैसे आज सूडान में जो बच्चा पैदा होगा, वो देखेगा दिन-रात लड़ाई चल रही है, छोटे-छोटे बच्चों के हाथ में गन दिया हुआ है, तो वहाँ एक अच्छा सोसाइटी कैसे क्रिएट होगा? एक इंडिविजुअल कैसे क्रिएट होगा? गवर्नमेंट है, आज आज ये अपने पैलेस्टीनियन का प्रॉब्लम देखते हैं। ये अगर गवर्नमेंट अच्छे से होगी, वो बोले कि भैया यहाँ पे हम टेररिस्ट को नहीं करने देंगे कुछ भी। हाँ, या तो वहाँ पे अगर नहीं कुछ करने देगा, या कहीं पे भी कोई भी देश में अगर कोई अराजकता है और वो गवर्नमेंट बोले हम नहीं करने देंगे ये, तो फिर माने ये तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो मेरे को लगता है, मालूम नहीं ये ऊपर वाला कोई है जो ये होने देगा या नहीं होने देगा, या मैं देखता हूँ एक-एक बाबा लोग के पास लाखों फॉलोअर्स है जो बस वो जो बोल रहे हैं वो अंधविश्वास में चले जा रहे हैं। लेकिन हो सकता है मेरी बातें किसी के पचे ही नहीं कि भैया तो ये अब अभी तक आपने इस दिशा में क्या-क्या काम किया? कोई ऐसा अपना रोड मैप बनाया कि आप कैसे अचीव करेंगे? क्योंकि जो आप कह रहे हैं, उसको अंग्रेज़ी में यूटोपिया कहते हैं। यानी कि ऐसा समाज, एक ऐसा वो कि वहाँ पे सब कुछ ठीक हो। क्या आपको लगता है किसी भी कालखंड में, किसी भी समय में, किसी भी एरा में ऐसा समय आया है जहाँ पे सब कुछ ठीक है? देखिए, फिर बताता हूँ कि बहुत अच्छा आपने बोला। हर कभी-कभी तो मेरे को भी लगता है कि मेरे सपने यूटोपियन ही सपने हैं। हुँ, लेकिन फिर बताता हूँ कि मेरा मेरा क्या सपना है? मेरा सपना ये नहीं है कि राम राज्य का जो कल्पना आप कर रहे हो। मेरा सपना है बहुत सिंपल। मैं बोलता हूँ आज एक-एक मैं आपको बोलता हूँ कि पॉपुलेशन कंट्रोल है। मेरे पास बहुत सिंपल-सिंपल बातें हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल में अपने पास इतने रिसोर्सेज़ ही नहीं है। हाँ, जो आपने इतने बड़ी जनसंख्या को फीड कर पाएँ या इतनी बड़ी जनसंख्या को खुश रख सके। तो जो नो ब्रेनर आइडियाज़ है, उसको तो अपने इमीडिएट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल है, जुडिशरी सिस्टम है, पुलिस सिस्टम है,
हाँ, पुलिस ओवरबर्डन्ड है, पुलिस रिफॉर्म्स है, हाँ, अपने पास पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है। ये जो अपने मैंने 3 भाग में जो बाँट रखे हैं या 4 भाग में बाँट रखे हैं, पंचायत, उसके ऊपर फिर कॉर्पोरेशन, फिर उसके ऊपर में जो असेंबली, उसके ऊपर में लोकसभा। मेरे ख्याल से तो ये सिंपल एक लोकसभा का इलेक्शन होना चाहिए, हाँ, और वो भी माने एक बार में होना चाहिए और उसमें एक आदमी अपने चूज कर ले, और वो जैसे एक कॉर्पोरेट चलाता है, सीईओ चलाए उसको, और उसका एक बोर्ड हो, उसमें सीईओ में 6 आदमी का बोर्ड होता है, ये 50 आदमी का बोर्ड बना लो, 50 आदमी का बोर्ड बना के बोर्ड से रिजोल्यूशन पास हो और एक सीईओ चलाए निर्भीक तरीके से। और वो अभी अपने की बोलते हैं यहाँ कचरा क्या क्यों पड़ा है, तो वो बोलता है ये तो भैया कॉर्पोरेशन का काम है। हाँ, अपने बोलते हैं ये पुलिस सिस्टम गड़बड़ क्यों है, तो बोलता है वो तो असेंबली का काम है, मैं सेंट्रल का गवर्नमेंट, मेरे को क्या मतलब है। हाँ, तो ये जो डाइल्यूजन है और कंट्राडिक्शन है, ये एक अथॉरिटी होना चाहिए, बाकी सब लोग नॉमिनेटेड होने चाहिए। माने एक एक कॉर्पोरेशन का सीईओ, हाँ, एक हाँ, आप तो देश के पूरे फंडामेंटल स्ट्रक्चर को ही बदलने की बात मेरा सोच ये बोलता है, मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं कि मेरा सोच क्या बोलता है। मैं तो वो मैं आप बोलेंगे कि ये सब क्यों बोलते हो, कोई समझ में नहीं आएगा, सब पागलपनी वाली बातें। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपको अप्रोच किया है, टिकट ऑफर किया है? मैं अभी यहाँ पे मैं फिर समझाता हूँ कि मैं कैसे समझाऊं कि पहले मैं देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जिस दिन से मैंने पहले चेष्टा किया कि मैं जिन हिंदुस्तान के जो नामी खामी लोग हैं, मैं उनको उनसे बात करके, क्योंकि मेरे को मेरा शख्सियत इतना बड़ा नहीं लगता था, मेरे को लगता था मैं ये सब बातें करूंगा, हाँ, तो लोग बोलेंगे पागल है। आप एक स्टेज पे आके बोलते हो तो आपकी बात सुनते हैं लोग, और अगर वो स्टेज पे आप नहीं पहुंचे तो आपकी बातें फालतू लगती सही है। रहता है। तो मैं अभी मेरा मेरा मेरे को लगता है कि पहले मेरे को उस स्टेज पे आना पड़ेगा, जो मेरे को लगता है कि मैं अगर अगर समझ लीजिए कल मेरी कंपनी का वैल्यूएशन 25-50 हजार करोड़ हो जाता है और मैं मेरा को कुछ लोग जानने लगते हैं, तो फिर मैं ये सब जो रिफॉर्म की बातें करूंगा तो उनके पचेगी। हाँ, तो और इसमें फिर बताता हूँ, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि कोई भी गार्जियन या आप किसी के मम्मी पापा हो हाँ, और आप उसको बोलोगे कि तेरे को फ्री का दूंगा सब चीज, एक आपका 3 बच्चा है, एक बच्चा कमजोर है, अब उसको बोलोगे कि तुमको फ्री का दूंगा, हाँ, तो अपने क्या चल रहा है, और ये कोई पॉलिटिकल पार्टी की कमी थोड़ी है, इसको मैं बोलूंगा अपने अपने जो लोग हैं यहाँ का उनको विजडम देना है कि भाई तेरे लिए ये फ्री का जहर है, ये तेरा लाइफ खराब कर देगा। तो अपने को उनको बुद्धि देना है, मेरे को भी आज पॉलिटिक्स में आना होगा, मेरे को भी आज पार्टी बनाना होगा, तो मेरे को भी फ्री का देना पड़ेगा। हाँ, आप जीत नहीं पाएंगे। क्योंकि क्योंकि जथा प्रजा तथा राजा, तो जथा प्रजा मेरे को प्रजा को समझाना है कि भाई आपके लिए ये अच्छा है और ये बुरा है। और हो सकता है जो ऊपर वाले ने ये दुनिया बनाई है जिंदगी भर वो प्रजा नहीं समझे, हाँ, तो हो सकता है, लेकिन मेरे को लगता है कि विजडम प्रिवेल्स, तो मेरे को लगता है सच को एक दिन प्रिवेल करना ही है। ये पूरा सफर ही जो है ह्यूमन का, वो मंकी टू बुद्धा तक का सफर है। वो सफर में हमने 200 साल बाद पहुंचेंगे। मैं बोलता हूँ पहले ही क्यों नहीं पहुंचे, मेरे जीवन काल में ही वो मंकी टू बुद्धा का सफर क्यों नहीं सफर ठीक है। तय करेंगे। रामचंद्र अग्रवाल जी, वापस आते हैं अपने मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि बहुत सारे लोग इंडिया में एस्पिरेशनल हैं। हमारी जो आधी से ज़्यादा आबादी है वो यंग है, वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है, मगर बिजनेस करने में तमाम रिस्क हैं। व्हाट हैपन्स, व्हाट इफ़ दिस हैपन्स, व्हाट इफ़ दैट हैपन्स, ये वाला दिमाग में चलता रहता है। सबके पास अपने अपने आइडियाज़ है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मगर वो हिम्मत नहीं है उसको एग्जीक्यूट करने की। उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? वो हिम्मत कहाँ से लाएं? मैं तो बोलता हूँ ये हिम्मत की बात नहीं है, आप ये समझो, फिर बोलता हूँ परसिस्टेंस की बात है। हाँ, आपका मैंने इसमें बहुत सारे पॉइंट है। हाँ, आप कितना धीरज रख सकते हो, आप कितना सेविंग कर सकते हो। आजकल तो किसी को अपना सेक्रीफाइस करना ही नहीं है। हाँ, मैंने बहुत सारी सेक्रीफाइस की है। तो आजकल तो कोई 1 रुपया कमाता है, उसमें से 1 रुपया 10 पैसा खर्चा करता है। तो आपको सेविंग करना पड़ेगा, आपको टीम बनाना सीखना पड़ेगा। हाँ, आपको अपना 8 का जगह 12 घंटा खटना पड़ेगा। आपको मैनेजमेंट का कि भैया मेरा कॉस्ट मिनिमम कैसे आए वो सीखना पड़ेगा। आपको प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे कम आए, आपको एमआईएस सीखना पड़ेगा, आपको डेली प्रोसेस को कैसे इम्प्रोवाइज करना पड़े वो सीखना पड़ेगा। बहुत सारी बातें अपने खाली सुनते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन में विश्वास ही नहीं है। सही बात। हाँ, तो हर बात को आप एग्जीक्यूट करो ना। कौन कौन आदमी है, मैं बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो देखता हूँ। अगर आपको कुछ लर्निंग का इच्छा होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, नया लर्निंग क्या है डेली, तो जो मेरा नारा है, जो मैं बोला हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता हूँ जिसका नाम है अल्टीमेट रिवॉल्यूशन। उसका नारा यही है कि एवरी डे ट्राई न्यू वे बेटर ह्यूमन। बेटर ह्यूमन का मतलब क्या है? बेटर ह्यूमन का मतलब है नॉलेज,
कि भैया नॉलेज के मामले में भी हम बेटर हो, ऑटोमेशन क्या चल रहा है दुनिया में, प्रोसेसेस क्या हो रहे हैं, एमआईएस सिस्टम कैसा होना चाहिए, टीम को मैनेज कैसे किया जाना चाहिए, लीडरशिप कैसे होनी चाहिए, हाँ अपना मास्टर डेटा कैसा होना चाहिए, अपनी रिपोर्ट्स कैसी होनी चाहिए। तो मेरा 2-3 ये जो फंडामेंटल्स है कि भैया आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी गैप रिपोर्ट्स, आपका हर दिन कुछ ऑटोमेशन एंड प्रोसेसेस का इम्प्रूवमेंट। प्रोसेस अच्छा बनाएंगे, अगर आपका प्रोसेस में आपका एक डॉल आप बनाते हो और उस डॉल का जो डाई है उसका नाक टेढ़ा है, तो आप तो 1 लाख डॉल भी बनाओगे तो उसका नाक टेढ़ा ही निकलेगा। तो प्रोसेस क्या, वो डाई है। अगर उस डाई का नाक का जब तक आप ठीक नहीं करोगे तब तक तो नाक गड़बड़ी है। बिल्कुल। हाँ, डेली आपका पड़ोसी कोई आपके आंगन में कचरा गिरा दे रहा है और आप डेली सफाई कर रहे हो, आप ये इंश्योर करो कि कल से वो कचरा नहीं गिरा है यहाँ पे, एग्जैक्टली। जिससे आपको डेली सफाई नहीं करना यानी पड़े। प्रोसेसेस जो है आपकी, उन पे जो डिस्क्रिपेंसी है उनको ठीक कर आपके पास 8 घंटा काम करने के हैं, आप उस पे या तो सफाई कर सकते हो या वो पड़ोसी का परमानेंट कचरा गिराना बंद कर सकते हो। आपका फोकस क्या है, आप अपने काम को प्रायोरिटाइज कैसे करते हो, आप अपना, मैं एक अभियान अभी चलाया हूँ, मेरे को अब लग रहा है कि मेरा इतना बड़ा बड़ा सपना है, मैं 8 घंटा अभी दे रहा हूँ पूरा बिजनेस में, मैं अब लिया हूँ कि भैया मैं जो 8 घंटा में काम कर रहा हूँ वो 4 घंटा में कैसे करूँ। अच्छा। तो ये जो मैंने एक अभियान चलाया, मैं सबको बोला हूँ कि आप लोग सब लिखो कि भैया क्या क्या करने से आपका जो 8 घंटे का काम है वो 4 घंटे में हो जाए। तो उसका तरीका मैंने जो लिखा है, मैंने यही लिखा है कि मैं क्या करता हूँ, उसमें से क्या क्या काम मैं डेलीगेट कर सकता हूँ। एक भी काम आप वैसा मत करो जो किसी को डेलीगेट कर सकते हो। क्यों आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, बिल्कुल। डेलीगेट करो उस काम को। बिल्कुल। तो हाँ? ये आपकी, ऐसा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए कि आपने अपने वर्किंग और अपनी फेल्योर, अपने जो आपके सेटबैक, उनसे सीख के सीखा उसको है। इम्प्लीमेंट करने का एग्ज़ैक्ट चेष्टा किया है। बिल्कुल, लोग सब ये जो बातें बोल रहा हूँ मेरे ख्याल से सब कोई को नई बात नहीं लग रही होगी, बिल्कुल। लेकिन मैं सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो बात आपने सीखी है उसको जॉट डाउन करो और उसको लिख के उसको इम्प्लीमेंट करने का चेष्टा करो। वो मुझे जज्बा होना चाहिए कि यस बिल्कुल। वी विल इम्प्लीमेंट ऑल दिस। मुझे ये बताइए कि आपकी लाइफ में, आपके बिज़नेस में, आपके गोल में प्लान बी का कितना इम्पोर्टेंस है? क्या आपका कोई प्लान बी रहा जब आप एक ड्रीम को चेज़ कर रहे थे, तो आपके दिमाग में ये आया कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूँगा? ये जो लोग सोचते हैं कि आपका प्लान बी क्या है? वो होना कितना ज़रूरी है? होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरी लाइफ में प्लान बी नहीं है, मेरी लाइफ में मेरा प्लान बी मेरा खोपड़ी है। अगर कुछ भी नहीं होगा तो मेरी खोपड़ी पे मेरे को इतना विश्वास है कि सब कुछ भी छीन जाएगा तो भी इस खोपड़ी में, माना इसका सीधा सा मैं जुड़ाव बोलता हूँ आपकी लर्निंग पे। हाँ, मेरे ख्याल से आज के लोग लर्निंग के भूखे ही नहीं है। मैं बोलता हूँ हर इंसान के जीवन में एक गुरु होना चाहिए। वो गुरु उसका बुक्स भी हो सकता है, उसका डेली का वीडियो देखना भी हो सकता है। हाँ, जो उसको राह दिखाए। वो भूख होनी चाहिए ज्ञान की, नॉलेज, नॉलेज ही तो पावर है। बिल्कुल। तो नॉलेज का भूख होना चाहिए। अपने कहाँ नॉलेज की बात करते हैं, अपने अंदर भूख मिट गई है नॉलेज की। और सबसे बड़ा जो नशा है वो सक्सेस है। आपको एक चीज में सक्सेस मिलता है तो आप और तेज भागते हो, उसमें सक्सेस मिलता है तो और तेज, और वो सक्सेस मिलता है और उसमें जो डोपामाइन मिलता है वो एक अलग नशा है जीवन में। बाकी कोई नशा फिर फीका लगेगा आपको, आपको मजा आने लगेगा उस नशे में। तो आपके हिसाब से प्लान बी नहीं हो तो भी आपको अपने कन्विक्शन होनी चाहिए, अपने बस आपको अपने ड्रीम कन्विक्शन पे। होना चाहिए अपने दिमाग पे, अपनी शख्सियत पे। कि वो मैं कन्विक्शन कि भैया मेरा दिमाग मेरा सब चीज छीन के ले जाएगा, मेरा दिमाग तो कोई नहीं छीन पाएगा, मेरा अपना शख्सियत तो कोई नहीं छीन पाएगा, मैं फिर खड़ा कर लूंगा। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आपसे बातचीत करते बड़े इंटरेस्ट आ रहा है। मुझे बताइए कि आपने अर्ली स्टेज पे जो आपको सक्सेस मिली, जो पैसा मिला, जो शोहरत मिली, उसको आपने हैंडल कैसे किया? आपने उस पैसे को, उस सक्सेस को एक्सपेंशन में यूज़ किया कि अपने लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव किया, गाड़ी खरीदी, घर खरीदा, जो आपके बचपन के शौक थे, जो आपकी डेप्रिवेशन थी, एक तरीके से जो आपकी कमियाँ थी जीवन में, उनको पूरा किया? मैं फिर बोलूंगा कि बहुत लोग, मेरे दादाजी बोलते थे पैसा कमाना इजी है, पैसा को संभालना मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से सब अपने को ईश्वर ने वैसा ही बनाया, बोले ना मंकी टू बुद्धा। तो अपने पास तो थोड़ा सा पैसा आने से इतना उछल जाते हैं अपने, हाँ, लोगों को तुच्छ समझते हैं, हर आदमी को ऊंचा आवाज में बात करते हैं, हाँ, और 7वें आसमान में पहुंच जाते हैं। तो अपने आप को बैलेंस में रखना और नॉट गोइंग इनटू टू मैनी थिंग्स, मेरा एक अब मैंने फोकस बना लिया है कि मैं 20 चीजों में नहीं घुसूंगा। बहुत सारे बिजनेसमैन क्या करते हैं, जब कोई एक चीज में सक्सेस मिलता है तो 20 जगह टांग डाल देते हैं। हाँ, एक बिजनेस मैनेज करना इतना टफ है, अच्छा। तो 20 में घुसोगे तो और डाइल्यूशन होगा आपका, आपकी शक्ति छीन होगी। तो वो एक मेरे को डेंजर लगता है। जब तक आप मैंने
एक बिजनेस आपका अच्छा कर रहा है और उसी में अगर 100% ग्रोथ का आपका है हम्म, तो कर सकते हो आप उसमें। ठीक। और अपने आप का शख्सियत को कंट्रोल में रखिए। हम्म, हाँ, आप देख के अपना कितना इनकम है उसको देख के ही आप खर्चा करिए। हम्म। आपका आज भी 1 रुपया आमदनी है, मैंने तो हमेशा आमदनी अगर 1 रुपया होता था तो 40 पैसा बचाने का चेष्टा की। आज भी आप सेविंग पे ध्यान देते हैं? 100%, 100%। आज का जो टाइम है सोशल मीडिया का टाइम है रामचंद्र जी। आज के टाइम में बिजनेस आसान हुआ है कि मुश्किल हुआ है? जब आप 2000 में 2001 या 10 तक कर रहे थे, तब के बिजनेस और आज के बिजनेस मॉडल में कितना फर्क आ गया? मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा आसान हुआ है, क्योंकि आज तो आपके पास बिजनेस के लिए क्या चाहिए, मैन पावर चाहिए, ट्रेंड मैन पावर चाहिए, अवेलेबल है। हाँ, आपको कैपिटल चाहिए, लाइन लगा के लोग आपके पास, अगर अच्छा आइडिया है तो लाइन लगा के कैपिटल के लिए खड़े हुए हैं। हाँ, आपके पास इतना बड़ा नॉलेज चाहिए तो आपके पास यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, हाँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग है, तो इतने सारे साधन हैं आपको सीखने के लिए। तो अब और मेरे ख्याल से एआई है, हाँ, डिफरेंट एप्लीकेशंस है, तो मेरे ख्याल से तो अभी जो है खाली आपके अंदर जज्बा चाहिए कि यस आई विल डू इट एंड ट्राई फॉर दैट, यू विल अचीव। हुँ। यानी सारी सारी चीज़ें अवेलेबल है, बस जज़्बे की कमी है। वो जज्बा क्रिएट एक ओवरऑल पर्सनैलिटी से होता है। मैं कैसे बताऊँ, मेरे मेरे को जो लोग मिलते हैं बोले आपकी एनर्जी का क्या राज है? हुँ। मैं आप उसी पे आ रहा था, इतनी मैं उसी पे आ रहा था, इसी से जोड़ के आपको हाँ, बता दूँ। आप मुझे थोड़ा-सा बताइए कि आपकी डेली रूटीन क्या रहती है? ताकि हम लोग समझ सकें कि आप में जो आप डोपामाइन की बात कर रहे हैं, जो आप जज़्बे की बात कर रहे हैं, और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे जब ये भी पता चला कि यू आर 60, आप 60 साल के हो गए हैं एंड यू लुक लाइक 40। तो वो क्या है, मतलब आप कैसा डेली जो आपका फ़िटनेस रेज़ीम है वो फ़ॉलो करते हैं कि डाइट कुछ ऐसा लेते हैं, या आपके पास बहुत पैसा है तो आप मतलब अपनी उस पूरी मेकओवर पे काम करते हैं, क्या है वो पूरा? फिर बोलता हूँ कि नेचर ने जो अपने को ह्यूमन बीइंग बनाया है, इसका पूरा ही लॉजिक ही लगाया है कि आप हार्ड लाइफ कैसे जी सकते हो। जितना आप हार्ड लाइफ को चूज़ करोगे, हाँ, उतना आप सक्सेस की तरफ बढ़ोगे। आपके पास एक ईज़ी वाला हार्ड है कि आप खूब शुगर खाओ, हाँ, 9 बजे उठो, हाँ, एक्सरसाइज़ मत करो, काम मत करो, 10 बजे जाने का टाइम 10:30 पहुँचो। वो भी एक, और वो इतना ईज़ी लाइफ नहीं है, उसमें भी हार्ड है, आप बीमार पड़ोगे, आप, हाँ, वो वाला ईज़ी हार्ड चूज़ करना है या एक मेरे तरह हार्ड लाइफ, जो एक, मैं मानता हूँ कभी-कभी मेरे को भी मेरा मेरा दोस्त भी बोलता है, यार तेरा क्या जीवन है, मशीनरी लाइफ है। हाँ, मैंने सवेरे मैं उठता हूँ, उठ के 40 मिनट प्राणायाम करता हूँ। प्राणायाम करके 10 मिनट चेष्टा करता हूँ हफ्ता में 2-3 दिन मेडिटेशन करने का, जिससे दिमाग ठीक रहे। और फिर साढ़े 7, 7:35 में मैं ऑफ़िस निकल जाता हूँ। पौने 8, 8 बजे ऑफ़िस पहुँच जाता हूँ। ऑफ़िस में भी सबसे पहले 5 आदमी आने वालों में मैं रहता हूँ। 37 साल में सबसे पहले पहुँचने वाला और सबसे लेट निकलने वाला आदमी मैं था अच्छा, ऑफ़िस में। अच्छा। तो ये सब सैक्रिफ़ाइस का तो कोई सोचता ही नहीं है। सबको लगता है कि भैया ये ताजमहल मेरा कैसे हो जाए? हाँ, और ये ओवरनाइट नहीं तो ये ओवरनाइट नहीं होता है। फिर मैं ऑफ़िस में भी चेष्टा करता हूँ अब कि चो ऑफ़िस में बहुत बड़ा गुण है कि आपको रिव्यू कैसे करना है। हाँ, मैं चेष्टा करता हूँ कि भैया मैं बहुत गलतियाँ की जीवन में। हाँ, अब थोड़ा मालूम नहीं, थोड़ा उम्र होने से धीरे-धीरे बुद्धि आती है। तो अब लगता है कि हर चीज़ पेपर पे होनी चाहिए, सारी मीटिंग्स 2 मिनट में होनी चाहिए। हाँ, हर मीटिंग का रिज़ोल्यूशन रिटन डाउन होना चाहिए। सारा आपने जितनी मीटिंग्स में समय लगाते हैं, उससे बढ़िया आपने अपना प्रोसेस को जॉट डाउन करने में लगाएँ, ऑटोमेशन करने में लगाएँ, हर आदमी की प्रोडक्टिविटी देखने में लगाएँ, हर आदमी का यस और नो देखने में लगाएँ, गैप रिपोर्ट को डिज़ाइन करने में लगाएँ। हाँ, आपने अपना एप्लीकेशन को कैसे ईज़ी करें उसमें लगाएँ। अपने तो खाली मीटिंग करते हैं, हाँ, फिर लग जाता है आधे-आधे घंटे में चाय पीना, फिर नीचे सिगरेट पीने जाना। हाँ, तो ये सब सैक्रिफाइस अगर करेंगे, मेरे को लगता है कायनात ने बनाया ही है कि जितनी आप सैक्रिफाइस करोगे, दुःख को गले लगा तकदीर तेरे कदमों में होगी। तो वही है, तो मैं तो एक तपस्वी का जीवन जी रहा हूँ। हाँ, और फिर जब आपका वो हार्ड जीवन जीने का एक बार आदत पड़ जाता है, तो आप उस लाइफ़स्टाइल को फिर एन्जॉय करते हो। तो आपने बताया शुरुआत में डेली रूटीन में कि आप प्राणायाम और करके मैं ऑफ़िस चला जाता हूँ। ऑफ़िस में मैं जितना हो सकता है ये 5-7 बातों पे फ़ोकस करता हूँ कि भैया टीम का मोटिवेशन, हाँ, टीम को जो मैं ये सब पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, टीम को भी समझाता हूँ कि भैया आप अपना 8 घंटे का काम 4 घंटे में कैसे कर सकते हो? आप अपना काम को डेलीगेट कैसे कर सकते हो? आप अपने डिपार्टमेंट का नीचे वालों को 5 आदमी का येस और नो चेक करते हो क्या? येस और नो क्या है? येस और नो उनको काम देना और उनके काम की प्रोडक्टिविटी को मॉनिटर करना।
और ऑटोमेटिक उनको मार्क्स मिल जाता है, उनका काम कितना किया वो लोग उसमें डाल देता है उस एप्लीकेशन में, तो उनको मार्क्स मिल जाता है। फिर उनको अपने मैनुअल मार्क्स भी देना कि भैया उसका हफ्ते भर में एक बार क्या प्रोडक्टिविटी का रिव्यू है और उसको कितना मार्क्स मिला। हाँ, और उसी मार्क्स से उसका प्रमोशन, उनका इंसेंटिव वगैरह सारा देते हैं। और धीरे-धीरे ये सब काम आ रहा है और इसका अभी 10% इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। तो मैं ये जिस समय ये 40% भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, 100% तो ह्यूमन का लाइफ में कभी हो ही नहीं सकता है। कभी राम राज्य 100% तो हो ही नहीं सकता है। 40% भी हो जाएगा, मैं फिर 1 लाख करोड़ की कंपनी आपसे फिर 3-4 साल में मिलूँगा, उस समय मेरी 1 लाख करोड़ की कंपनी होगी। अगर 40% भी मैं इम्प्लीमेंट कर लूँगा। ये जो ना मैंने मैजिक क्रिएट किया है। अभी अभी कुछ दिन पहले बड़ी चर्चा का विषय बना था कि एक इंसान को जो अपना यहाँ पर कॉर्पोरेट में काम कर रहा है या किसी भी इसमें इतने घंटे काम करना चाहिए महीने में, और उनकी बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ। कई ये लोगों सब ने देखिए सपोर्ट किया। सारी फालतू की बातें हैं। तो आपको क्या समझ रहा लगता हूँ वर्क लाइफ बैलेंस का है? बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल। तो वर्क लाइफ बैलेंस फालतू की बातें हैं। देखिए सारा मामला है कि व्हाट यू एन्जॉय इन योर लाइफ। मैंने अपने काम को एन्जॉय किया पूरी लाइफ। हाँ, और मैंने गधे की तरह खटा हूँ मैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने जीवन में कोई मस्ती नहीं किया। मैंने आधी दुनिया देखी है। मैं हर साल 2 बार 3 बार घूमने जाता हूँ। हाँ, और मैंने जीवन का हर मज़ा किया है। अच्छे से अच्छे होटल गया हूँ, अच्छे से अच्छे जगह घूमने जगह गया हूँ, दोस्ती यारी की है, गप्पाबाजी की है, गेम्स खेले हैं। तो कोई ये एक वहम है कि आप अगर मेहनत करोगे तो आप लाइफ को एन्जॉय नहीं आपको अगर सही में लाइफ एन्जॉय करना है, तो पहले अपने आप को लायक बनाओ। अपने आप को उस लायक बनाओ जिससे कि आप लाइफ को सही ढंग से समझ सको। एक कोई आम आदमी माइंडफुल लाइफ ही नहीं जीता है, उसको क्या खाना चाहिए, शुगर खाना चाहिए कि नहीं, प्रोटीन कितना लेना चाहिए, हाँ, उसका वेट कितना होना चाहिए, बीएमआई कितना होना चाहिए, उसका न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, उसको कितना एक्सरसाइज करना चाहिए, उसको सूरज के सामने 10 मिनट बैठना चाहिए, उसके डाइट प्रोग्राम में क्या होना चाहिए। हाँ, तो एक अच्छी बॉडी में ही एक अच्छा दिमाग पनपता है। तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ, तो मेरे अंदर इतनी एनर्जी रहती है, जो मिलता है बोलता है ये एनर्जी कैसे आती है? तो प्राणायाम से आती है। मैं बीमार बहुत कम पड़ता हूँ। मैं 10-20 साल में ही 5-7 बार बीमार पड़ा हूँगा। तो ये एक लाइफ जीने के लिए आपको सैक्रिफाइस इज़ द वर्ड, डिसिप्लिन इज़ द वर्ड। आपको सैक्र हाँ, मैं इतना साल से भी अभी जिम कर रहा हूँ। ये जीवन एक ऐसे लंबी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई। हाँ, आपको बाय डिज़ाइन करना पड़ता है, बाय डिफ़ॉल्ट तो सब आपको सोने का ज़्यादा मन करेगा, आपको काम नहीं करने का मन करेगा, आपका गप्पाबाजी का मन करेगा और बाय डिज़ाइन आपको सवेरे जल्दी उठना पड़ेगा। हाँ, आपको काम में जल्दी पहुँचना पड़ेगा, काम में आपको प्रोडक्टिव होना पड़ेगा। आपको अपनी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा मैं एम्प्लॉइज़ को बोलता हूँ कि आप अपने आप को सबसे प्रोडक्टिव एम्प्लॉयी बनाओ। हाँ, बाय ऑटोमेशन, बाय लर्निंग, हाँ, बाय गिविंग हाफ एन आवर मोर टू योर वर्क। हाँ, आपके नीचे की टीम को मोटिवेट करके, तो आप अपने आप पहचाने जाओ। आज से आप बनाओ कि मेरे को मेरी की सैलरी 10 गुना करनी है 5 साल में। हाँ, और आप एफर्ट चालू करो, आप मोस्ट प्रोडक्टिव बनो, आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। हाँ, और आप अपना कन्वे करो अपने सीनियर को कि यस मैंने ये एक्स्ट्रा किया है। हाँ, आपका काम को तवज्जो नहीं दे, आप दूसरा नौकरी खोजो। जहाँ आपके काम की इज्जत हो, पहले तो आप एफर्ट एक्स्ट्रा करो और काम एक्स्ट्रा करो। और वो काम का जहाँ इज्जत नहीं हो, आपको 10 आदमी देने तैयार है। ये एक्सपीरियंस लोग, एफर्ट वाले लोग मिलते क्या 5 लाख रुपए महीना में नहीं मिलते हैं। जो एफर्ट करने वाले और इंटेलिजेंट लोग, जो हर समय क्यूरियोसिटी, प्रोडक्टिविटी, प्रोसेस री-इंजीनियरिंग, हाँ, ये सब पे ध्यान देते हैं। डेलीगेशन, जिसका लीडरशिप, ये सब पे ध्यान देते हैं। कितना मुश्किल है एक कंपनी के फाउंडर ओनर को जो अपना ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, जो टारगेट है, उससे अपने एम्प्लॉइज़ को अलाइन करना है, क्योंकि एम्प्लॉई की प्रायोरिटीज़ अलग हैं, उसके ऑब्जेक्टिव अलग देखिए, हैं। मैं हमेशा हर आदमी बोलता है कि यार सब बेकार है। ये दुनिया में सब इंसान हैं, हम सब में कमियाँ हैं। ये मैं फिर बोलता हूँ, है ना, जो भी लोग बोलते हैं ना मेरे को बहुत अच्छे एम्प्लॉयी चाहिए, मैं उनको ये ज्ञान देता हूँ कि हर इंसान एक एवरेज इंसान है। 0.12% लोग हाँ, बहुत अच्छे होते हैं, 0.12% बहुत खराब होते हैं। बाकी सब अपने एवरेज इंसान हैं। इनको एक अच्छा कल्चर मिलेगा, एक एनवायरनमेंट मिलेगा, एक लर्निंग का टूल मिलेगा, काम करने का टूल मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, गोल मिलेगा। हाँ, तो इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यही बहुत अच्छे एम्प्लॉयी बन जाएँगे। कोई असाधारण आदमी असाधारण काम नहीं करता है, बहुत साधारण आदमी असाधारण काम करता है। हाँ, उसको आप वैसा मौका दीजिए, ऐसा मोटिवेट करिए। मैं अपने एम्प्लॉयी को बोलता हूँ तेरा ये सालाना गोल है। हाँ, तेरे को ये सालाना गोल पे ये इंसेंटिव मिलेगा। क्वार्टरली तेरा ये रिजल्ट आएगा, ये इंसेंटिव मिलेगा। हाँ, और उसको लिखित में दे दीजिए आप कि भैया ये है।
और फिर उसको टूल दीजिए कि तेरे को अचीव करने के लिए ये तेरी गैप रिपोर्ट है, ये तेरा यस नो है, तेरे को ये करना है डेली, तेरा डेली का रूटीन ये होना चाहिए। तू अपने काम को प्रायोरिटाइज करना सीख, तू अपनी टीम को हैंडल करना सीख, टीम को मोटिवेट करना सीख। छोटी से छोटी बात में टीम के पीठ पे हाथ फेरिए। अपना एक ह्यूमन का स्वभाव है, 5 रुपया दे दे या एक बार पीठ पे हाथ फेर दे, दोनों एक सही काम करेगा। बिल्कुल। हाँ, तो अपने पीठ पे हाथ काम फेरते हैं, अपने तो सेल्फ बाइटी हुए हुए रहते हैं हर समय कि नहीं जो किया है मैंने किया है, तूने तो कुछ नहीं किया, तू तो माँ फालतू है। तो मेरे लिए जब तक वो मैं किसी पे भी गुस्सा नहीं करता हूँ। आपको गुस्सा आता है वैसे? आता है तो भी मालूम नहीं, अब स्वभाव ऐसा हो गया है कि आप पूछिएगा मेरे कॉलीग से, मैं गुस्सा करता ही नहीं हूँ। कभी तो किसी मीटिंग में चिल्लाते हैं आप अपना? मैं बोला ना कि कभी साल 2 साल में कभी हो गया बात अलग है, लेकिन मैंने अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया है। हुँ, तो मेरा एक ही पॉलिसी है कि कभी भी हमेशा मोटिवेट करो, जब तक वो है। और कमियाँ, मैं हर समय कमियाँ के साथ ही जीवन इंसान का है। कमियाँ रहने दो, उसके ऊपर 72 कमी। उसकी एक अच्छाई भी जो अब तक अपने को वो गुल्लक में कुछ पैसा डाल रहा है, हुँ। तब तक वो मेरे लिए अच्छा इंसान है। मैं उसको मोटिवेट करने का चेष्टा करता हूँ। हाँ, उसको टूल देने का चेष्टा करता हूँ, उसकी प्रॉब्लम को समझने का चेष्टा करता हूँ, उस प्रॉब्लम को जड़ से दूर करने का चेष्टा करता हूँ। और मेरे पास जितने लोग हैं मेरे बनाए हुए हैं, 90% लोग मैं बाज़ार से तैयार लोग नहीं लाया हूँ। हुँ। मेरे तैयार किए हुए लोग हैं। मेरे पास ऐसे-ऐसे बच्चे हैं जो मेरे पास ₹70 डेली में काम करते थे मेरे टाइगर सिनेमा हॉल में। उनको अभी 3-3 सेम 4-4 टीम लाख रुपया मिलता है। सेम टीम है। सेम टीम। हुँ। तो माने वो मेरा है कि भैया मैं लिखना चाहता हूँ मेरी कंपनी के बाहर, वी मैन्युफैक्चरर एफिशिएंट पीपल्स। अच्छा। तो ये होना चाहिए आपका जज़्बा। आखिरी 2 सवाल बचे हैं मेरे, बहुत लंबी बातचीत हो गई। सबसे पहले ये कि बीते 10-15 सालों में आपको क्या लगता है कि भारत में, इंडिया में बिज़नेस करना कितना आसान या कितना टफ़ हुआ है? क्या-क्या मुश्किलें अभी भी एक बिज़नेसमैन के सामने हैं इंडिया में? ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की बातें हमारे राजनेता करते हैं, पॉलिसी मेकर करते हैं। क्या सही में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है इंडिया में? मैं फिर समझाता हूँ कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पूरे दुनिया की सरकारों से कि जो सरकार अपने मारवाड़ी में कहावत है लड्डू फूटेगा हुँ, तो सबको दाना मिलेगा। हुँ, मैं बोलता हूँ किसी सरकार को कुछ भी करने का दरकार नहीं है, फ्री का ये दे दो, फ्री का वो दे दो। हुँ, हाँ, सब चीज़ बिज़नेस अपने आप जब बिज़नेस बढ़ेगा, हुँ, तो सबको नौकरियाँ मिलेगी, हुँ, टैक्स सब गवर्नमेंट को मिलेगा। आप एक ही पॉलिसी कर दो कि बिज़नेस कैसे ब्लूम करे इस देश में। हुँ, बिज़नेसमैन का कितना प्रॉब्लम है। एक हाँ, छोटा-सा जो ऑफ़िसर है जीएसटी का, हुँ, हाँ, वो मालूम है उसको जीएसटी मैंने ₹100 का माल खरीदा, हाँ, और 105 में बेचा या 150 में बेचा, मैंने उसका जीएसटी भर दिया। वो नहीं देखता कि हाँ, 150 पे इसने जीएसटी भरा है। हुँ। अगर मैंने एक फ़ॉर्म में कुछ गलती कर दी, राम की जगह श्याम लिख दिया या मोहन लिख दिया, तो वो मेरे ऊपर केस ठोक देता है। ये है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। हुँ, नहीं समझे? हुँ, हाँ, अभी मैंने जीएसटी में मेरे को बोला जाता है कि आप आउटपुट टैक्स दे दो। हाँ, और इनपुट में मैं इनपुट में टैक्स दे देता हूँ। हुँ, मैं जिससे माल खरीदता हूँ। अब वो भाई अगर पैसा नहीं भरता है जीएसटी का, हुँ। तो मेरे को पकड़ता है सरकार। अच्छा। हाँ, तो ऐसा रूल होना, या तो मैं उसके भी आप में भर दूँ जीएसटी। हुँ, नहीं समझे? तो सिंप्लीफाई करिए। आज जो कोई को भी टैक्स ऑफिसर का कलम को इतना पावर दे दिया कि वो किसी का बिज़नेस खत्म कर सकता है। अच्छा। हाँ, किसी के ऊपर ऐसा-ऐसा केस कर देता है, फिर उसकी कोई सुनवाई नहीं है। हुँ, हाँ, कोर्ट में 10-10 साल केस चलते रहता है। हुँ, तो ये बहुत अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रो बिज़नेस पॉलिसीज़ होनी चाहिए। हुँ, हाँ, लैंड, लेबर, हुँ, हाँ, कैसे चाइना में तो वो लोग लैंड ऐसे ही प्रोवाइड करता है 10 साल तक। हुँ, हाँ, इतना ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है। हुँ, हाँ, तभी वहाँ का बिज़नेस इतना ब्लूम किया है। हुँ, लेबर पॉलिसी प्रो में है। हुँ, हाँ, अपने सोचते हैं लेबर पॉलिसी कड़ी करके अपने लेबर का फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। हुँ, मैं बोलता हूँ लेबर का फ़ायदा, सरकार का फ़ायदा, आम आदमी का फ़ायदा, बिज़नेसमैन का फ़ायदा, बिज़नेस जब ग्रो करेगा उसी में है। हुँ, आप समझ रहे हैं? फिर आपको लेबर पॉलिसी इतना बनाना ही नहीं है। हुँ, बिज़नेस जब करेगा, मैं देखा हूँ कि कॉम्पिटिशन में, हाँ, जब बिज़नेस ग्रो करता है, तो 40-40% ग्रोथ देके लोगों को लाना पड़ता है, हुँ, हुँ, जो लोग प्रोडक्टिव है। बिल्कुल। तो आपको लेबर पॉलिसी बनाना ही नहीं पड़ेगा। आप तो खाली बिज़नेस पॉलिसी बनाओ कि बिज़नेस कैसे फ्लो करे। हुँ, बिज़नेस में आपके नौकरी में कोई आदमी अगर गलत काम करता है, आप उसको थाना लेके जाते हो। हाँ, कुछ उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है। तो बिज़नेस में तो मैक्सिमम बिज़नेसेस तो फ्रॉड के कारण, उसके एम्प्लॉयी के फ्रॉड के कारण, किसी के फ्रॉड के कारण मरते हैं। हुँ, हुँ, तो वो आप पॉलिसी बनाओ कि नहीं, उसको कम से कम 6 महीने का तो सज़ा हो अगर उसने आज एक फ्रॉड का काम किया है। हुँ।
ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे रिफ़ॉर्म्स की ज़रूरत है, पॉलिसी के फ्रंट पे भी। लास्ट सवाल मेरा ये है, जब भी कोई बिज़नेस करने की बात सोचता है, तो सोचता है कि कोई किसी के साथ पार्टनरशिप में कर लूँ। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि पार्टनरशिप में किए गए बिज़नेस कितने सस्टेन करते हैं, कितना लॉन्ग लास्टिंग होते हैं? और अक्सर हमें देखने में आता है कि थोड़ा टाइम चलता है, फिर दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है, चाहे वो भाई के साथ बिज़नेस हो, चाहे दोस्त के साथ बिज़नेस हो या कोई बिज़नेस पार्टनर हो। तो पार्टनर इन बिज़नेस में की कॉन्सेप्ट को आप कैसे देखते हैं? और आपकी लर्निंग, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मैं मानता हूँ कि अगर आप अकेले करो तो आप स्वच्छंद हो, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे पार्टनरशिप के बिज़नेस भी बहुत अच्छे चलते हैं, क्योंकि आप एक और एक हो के 11 होते हो, लेकिन उसके लिए आपको बड़ा दिल रखना पड़ता है। हाँ, पार्टनर 2 रुपए ज़्यादा खर्चा कर दिया तो आपका मुँह बनने लग गया। हाँ, तो बड़ा बड़ा दिल रखो, और अगर अगर पार्टनरशिप निभा पाओ तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। हुँ, जो अगर 5 पार्टनर मिलके एक मुट्ठी बनते हैं और वो मुट्ठी पूरा मिल के काम करती है, उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। हुँ, और अगर नहीं निभता है तो अपने को छोड़ के अपने को अकेला करना चाहिए। इट इज़ ऑल कि आप कितने माने एक-दूसरे से निभती है आपकी। हुँ। आपके विचार कितने मिलते हैं, आपका दिल कितना बड़ा है, उसके ऊपर है, और हमेशा 5 लोग मिल के काम करें, उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। थैंक यू रामचंद्र अग्रवाल जी, हमसे बात करने के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत इनसाइटफुल और एक एक्सपीरियंस से निकली हुई बातें आपने इस पॉडकास्ट में की। दोस्तों, लास्ट में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं जो एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनाना चाहता हूँ, जिसका नाम अल्टीमेट रिवॉल्यूशन रहेगा, या मैंने सोचा है, अंतिम क्रांति। उसका माने पूरा यही रहेगा कि ये वर्ल्ड, ये जो वॉर्स है, पॉल्यूशन है, फूड में मिलावट है, ओवर पॉपुलेशन है, माने ये सारा से मुक्त होके एक अच्छा जीवन अपने को मिले, और मैं इतना एम्पावर्ड फ़ील करूँ कि मैं इसमें कुछ डिफ़रेंस पैदा कर सकूँ लोगों की लाइफ़्स में। तो अगर ज़रा-सा भी आपको इस पॉडकास्ट में कोई चीज़ अच्छा लगा, तो उसको आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करिए। खाली किताब पढ़ने से या पॉडकास्ट सुनने से वो दवाई पेट में नहीं जाती और दवाई काम नहीं करेगी। अगर इसके 10 पॉइंट भी आप इम्प्लीमेंट करोगे, और मैंने बोला है कि अगर वो पॉइंट इम्प्लीमेंटेशन में आपको 10 में से 4 मार्क्स भी मिलेगा, तो आपके सपने अगले 5 साल में सारे पूरे होंगे। लिख के रख लीजिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप इसमें से बहुत सारे पॉइंट इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, और कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताएँगे, मेरे को मोटिवेट करेंगे कि आगे जो मेरा लक्ष्य है मैं उसकी तरफ और फ़ास्ट बढ़ूँ। हाँ, और आप अपना कमेंट से मेरे को बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी ये बातचीत बहुत पसंद आई होगी और आपको भी कुछ सीखने, समझने और जानने का मौका मिला होगा कि कैसे आप एक आइडिया कंसीव करते हैं, उस पे काम करते हैं, उस पे परसिस्टेंटली मेहनत करते हैं और अगर हार मिलती है तो उस हार को भी स्वीकारते हैं और फिर खड़े होकर फिर उतनी शिद्दत के साथ काम करना शुरू कर देते हैं और आखिरकार आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। यही हमें इस पॉडकास्ट में जानने का और समझने का मौका मिला रामचंद्र अग्रवाल जी से, जिन्होंने विशाल मेगा मार्ट इस्टेब्लिश किया और अभी वी2 रिटेल की बड़ी चेन स्थापित कर रहे हैं और अगले 5 साल का भी लक्ष्य अपना स्थापित कर चुके हैं कि मैं इतने हज़ार करोड़ की कंपनी खड़ी करूँगा। दिखते तो ये 40 साल के हैं 60 साल के, क्योंकि खुद पर भी उतनी ही मेहनत करते हैं, अपने फिज़ीक पर भी उतनी मेहनत करते हैं जितने अपने काम पर। ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि रामचंद्र अग्रवाल जी ने बताया था कि ये एक किताब पे काम कर रहे हैं, अल्टीमेट रेवोल्यूशन, उसके कुछ नोट्स हैं जो इन्होंने हमसे शेयर किए हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में वो आपको मिल जाएँगे। ज़रूर पढ़िए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये बातचीत कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।